स्वागत है दोस्तों आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राजस्थान सर्कल। और अभी हम 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं वो अभी प्रिपेयर मैं कर रहा हूं। तो 2021 की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इसमें 10-15 पेपर है। उसके बाद हम 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, इस पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे आपकी डिमांड थी कि आप मुझे कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूं, तो वो भी फ़िलहाल अभी आपको मिल जाया करेगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प विद डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसर्स। कि कोई भी चाहे लेटर, पैकेट या पार्सल हो, कम से कम उसके ऊपर दो डेट स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। एक डेट स्टैंप बुकिंग ऑफिस की होती है और दूसरी डेस्टिनेशन ऑफिस की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। हमने जो सीलिंग की क्लॉज है उसमें भी इसको पढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कि अगर कोई आर्टिकल हम फॉरेन को भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। तो वो दोस्तों रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में लिखे हुए होने चाहिए। याद रखने की ट्रिक, आर एल से रजिस्टर्ड लेटर भी, आर एल से रोमन लेटर भी, और साथ में अरेबिक फिगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार, जो हमारे प्रेसिडेंट सर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या और बड़े मिनिस्टर होते हैं, या हाई गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जब वो इंडिया में कहीं पर भी टूर पर गए होते हैं तो उनकी जो डाक है, उनकी जो मेल है, उनके उस कैंप पर ही या टूर पर ही हम डिलीवर कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, टू बी ऑन टूर विद इन इंडिया, अगर तो वो इंडिया में कहीं पर भी टूर पर गए हों तो वहां पर ही उनको जो उनकी मेल है डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है। अगर वो यूएस से है तो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर इंडिया से बाहर है तो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर पाँच, इसमें ये बताया गया है कि जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर है, यहाँ पर पोस्ट आना था, जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर है अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी लॉक एंड की जो पोस्ट बॉक्स की होती है पोस्ट मास्टर को सरेंडर नहीं करता, तो उसका जो वो डिपॉजिट है उसको जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिटेड वो हो जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 15 दिन है, कि 15 दिन के अंदर अंदर ही जब उसका जो रेंट का पीरियड है वो एक्सपायर होने वाला होता है तो 15 दिन के अंदर अंदर ही उसको वो लॉक एंड की सबमिट करना होता है। अगर वो नहीं करेगा तो जो उसने शुरुआत में लॉक एंड की के पैसे दिए होंगे डिपार्टमेंट को, वो उसको वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है। और लॉक एंड की के पैसे भी उसी हालत में उसको वापस किए जाएंगे अगर वो अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे। अगर उसमें कोई फॉल्ट है या कि टूटी हुई है, जो लॉक काम नहीं कर रहा है, उस केस में भी जो उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है उनको उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः, कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो एक दूसरे को लेटर, पैकेट या पार्सल के ज़रिए जो उनके ऑर्डर या ड्राफ्ट या फेयर कॉपी एक्सचेंज करते हैं, तो कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जब एक दूसरे को डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो एज ए लेटर्स भी भेज सकते हैं, एज ए पैकेट भी भेज सकते हैं, और एज ए पार्सल भी भेज सकते हैं। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि वो लेटर में भेजेंगे, पैकेट में भेजेंगे या पार्सल में भेजेंगे? तो ये सेंडर ही डिसाइड करेगा, भेजने वाला। अगर भेजने वाला बोलेगा भैया लेटर में भेज दो तो लेटर में हम भेज देंगे। अगर वो पार्सल या पैकेट में भिजवाना चाहता है
उस केस में पार्सल और पैकेट में भी भिजवा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। पहली स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है उसके ऊपर OIGS ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस लिखा हुआ होना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी के द्वारा भेजा गया हो जो कि सर्विस पोस्टल स्टैम्प को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है कि उसके ऊपर ऑन सर्विस लिखा होना चाहिए अगर वो किसी और अधिकारी के द्वारा भेजा गया हो लेकिन वो सर्विस पोस्टेड स्टैंप इस्तेमाल कर सकता हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तीसरा कि जो सुपरस्क्रिप्शन है जो ऊपर OIGS या OS लिखा हुआ होगा उसके साथ ही ऑफिशियल ने अपने सिग्नेचर करने हैं और अपना डेजिग्नेशन लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड कॉर्नर में, लेकिन होता क्या है लेफ्ट हैंड कॉर्नर सही होता है दोस्तों। तो राइट हैंड कॉर्नर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि गलत ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। कोई भी अधिकारी अगर ऑफिशियल लेटर को भेजना चाहता है तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उसको अपना डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा, साथ में अपने इनिशियल्स देने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से भी हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको ढूंढना है। इसमें प्रोहिबिशन के बारे में पूछा गया है भी कौन कौन सी चीज़ ट्रांसमिशन के लिए प्रोहिबिटेड है, किसको हम नहीं भेजेंगे बाय इनलैंड पोस्ट। ठीक है। तो पहला है कि अगर किसी चीज़ को कानून से ही एक जगह से दूसरी जगह भेजना बंद कर दिया है तो उसको हम नहीं भेजेंगे, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा दूसरा है कोई एक्सप्लोजिव, कोई इनफ्लेमेबल, कोई डेंजरस फिल्थी चीज़ उसको भी हम नहीं भेजेंगे, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट जिसको अच्छी तरह से कवर नहीं किया गया है उसको भी नहीं भेजेंगे, ये भी सही है। और चौथा है कि गोल्ड कॉइन बुलियन या जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन थ्रू इनलैंड पोस्ट। बिल्कुल दोस्तों कि अगर ये प्रोहिबिटेड है इसलिए क्योंकि तो ये भी सही है, तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है हमारा गलत नहीं है। ठीक है, तो उसने गलत पूछा है, इसमें से कोई गलत है नहीं, तो नन ऑफ द अबव है नॉटा। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इंडिया में अगर हम महाराष्ट्र स्टेट से, केरला से, उड़ीसा से इंडिया के किसी और हिस्से में जो बनाना है इसको भेजना चाहते हैं तो वो प्रोहिबिटेड है, उसको हम नहीं भेज सकते। वो क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि एक जो डिसीज़ है वो बनाना के साथ बाकी स्टेट्स में भी जा सकती है। उस डिसीज़ के बारे में जहाँ पर पूछा गया है तो उस डिसीज़ का नाम है बंची टॉप मुसेक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड आर्टिकल में इसके बारे में बताया भी गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल फास्टन विद पिन विल बी रिटर्न एट वंस टू दी सेंडर। अगर किसी आर्टिकल पर स्टेपलर की पिन्स लगी हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सेंडर को वापस कर देंगे। लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहा और बार बार स्टेपलर करके ही पिंस करके ही स्टेपलर करके ही लेटर हमको दे रहा है तो उसको RLO के थ्रू रिटर्न किया जाएगा, सीधा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहले सेंडर आएगा फिर RLO, फिल इन दी ब्लैंक्स हमने फिल करनी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही आंसर है। टूर प्रोग्राम ऑफ हाई ऑफिसर्स इंटाइटल्ड टू स्पेशल बैग, वो स्पेशल बैग इंटाइटल करते हैं। ठीक है, ये उनका प्रिविलेज है स्पेशल बैग यूज करने का। अभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है जो दी गई स्टेटमेंट से। तो पहला तो है कि ऑल पोस्ट ऑफिस
मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। ये तो सही है कि छुट्टी वाले दिन और संडे वाले दिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस और बाकी के पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि नो बिजनेस ट्रांजैक्शन विद पब्लिक ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। ये भी सही है, संडे वाले दिन हम पब्लिक के साथ कोई डील नहीं करते। तीसरा ऑप्शन है कि नाइट पोस्ट ऑफिस भी संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन बंद रहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस जो दोस्तों वो संडे वाले दिन भी खुलते हैं और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी खुलते हैं। ठीक है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस संडे को बंद नहीं होते, ना ही वो पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को बंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि वो बंद होते हैं, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर कोई कस्टमर बाय पैकेट पोस्ट फोटोज भेज रहा है तो उसको फोटोज की बैक साइड पर अपना एड्रेस, नाम या एड्रेस लिख देना चाहिए। क्यों लिख देना चाहिए? अगर रास्ते में किसी वजह से वो पैकेट फट जाता है और पैकेट में से फोटोज निकल जाती हैं, तो अगर उस फोटो के पीछे सेंडर का नाम और पता लिखा हुआ रहेगा तो वो फोटोज को सेंडर को पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है। इसलिए अगर फोटो के बैक साइड पर वो सेंडर अगर नाम और पता लिख देता है तो उसके लिए वो फायदेमंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, कि आमतौर पर हम पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी पेमेंट करते हैं वो पोस्टेज स्टैंप से करते हैं, और पोस्टेज स्टैंप कौन इशू करता है? वो इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। पॉलिसी कितने समय तक लगातार चलती रहनी चाहिए? अगर हम उस पर लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल, 3 साल के बाद हम उस पर लोन ले सकते हैं। ठीक है। बल्क कस्टमर किसको बोला जाता है स्पीड पोस्ट बिजनेस में? अगर उसका एक मंथ का जो बिजनेस है वो 10,000 का हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो बल्क कस्टमर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कि फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस जो कि अंडर एंड सुपरविजन हो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर को, उसका डेजिग्नेशन क्या होता है? उसका डेजिग्नेशन होता है दोस्तों चीफ पोस्ट मास्टर। वैसे जी कहीं पर भी पीओ गाइड में या डेफिनेशंस में इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी फिलहाल ये क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ पोस्ट मास्टर उनके हेड होते हैं। जहाँ वो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर भी लिख सकते थे, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, ऐसा हमें दिया हुआ है डेफिनेशंस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हमने इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। पहला, अ ब्रांच ऑफिस इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ अ हायर स्टेटस देन अ सब ऑफिस। तो पहला गलत है, यही हमारा आंसर होगा। जो ब्रांच ऑफिस होता है ये सब ऑफिस के नीचे काम करता है, इसका स्टेटस जो है सब ऑफिस से नीचे वाला होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है क्योंकि गलत पूछा है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए होते हैं? तो वो दोस्तों सॉर्टिंग ऑफिस में उनको इस्टेब्लिश किया होता है, जहाँ आप बोल सकते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ सर्कल। दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में आए तो दोनों सही हैं। सॉर्टिंग ऑफिस में भी ट्रांसक्रिप्शन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाता है। मेल ऑफिस क्या है? मेल ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस है आरएमएस का। स्टेशनरी ऑफिस का मतलब कि वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, क्योंकि आरएमएस में दो तरह के ऑफिस होते हैं। एक तो स्टेशनरी, एक मूविंग जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग ऑफिस भी बोलते हैं, जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा होता है। ठीक है। इसको हम सेक्शन बोल देते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे को आरएमएस में। ठीक है। लेकिन जो मेल ऑफिस होता है वो एक स्टेशनरी ऑफिस होता है, एक बिल्डिंग में काम करता है।
अभी प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमने इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला है कि पीएसओ ऑफिस इज सिचुएटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला सही है कि प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस वहाँ पर ही होता है जहाँ पर न्यूज़पेपर की अपनी बिल्डिंग होती है। ठीक है, दूसरा, द इंटायर एक्सपेंडिचर टुवार्ड वेजेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इज बोर्न बाय डिपार्टमेंट। तो दूसरा ऑप्शन में क्या बताया गया है कि पीएसओ को, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस को इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा आता है वो विभाग, हमारा डाक विभाग उठाता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। इसको इस्टेब्लिश करने का जो खर्चा है वो प्रेस का, जो मीन्स कोई न्यूज़पेपर अगर वहाँ पर है तो वो न्यूज़पेपर उठाता है, डिपार्टमेंट नहीं उठाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है और यही हमारा आंसर होगा। जो तीसरा और चौथा है वो सही है, आप इसको पढ़ लेना अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। विच सेक्शन ऑफ द पोस्टल डायरेक्टोरेट वर्क एज अ सेंट्रल बैग ऑफिस। तो दोस्तों डी सेक्शन इसका आंसर है। लेबल बंडल आर ऑफ टू क्लासेस। लेबल बंडल दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेशन बंडल और दूसरे को हम बोलते हैं सॉर्टिंग बंडल। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलैटलिक एग्जीबिशन। इंडीपैक्स 2011 है इसका आंसर। कैश ऑन डिलीवरी 50,000 तक की कैश ऑन डिलीवरी कस्टमर ले सकता है, जहाँ बिजनेस वाला इस्तेमाल कर सकता है। इसकी लिमिट कितनी है? 50,000। ठीक है, द इंटायर कंट्री हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 23 सर्कल। पोस्ट को, जो हमारा डाक विभाग है, इसको 23 सर्कल में बांटा गया है। और क्वेश्चन नंबर 27, वीपीपी और मनी ऑर्डर, वीपीपी और मनी ऑर्डर आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए बुक नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पैकेट्स of a registered newspaper are accepted on Sunday and post office holiday without payment of any late fees in। ठीक है, तो हेड पोस्ट ऑफिस तो संडे को बंद रहता है। ठीक है, तो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस और आरएमएस ऑफिस दोनों में ही विदाउट लेट फीस, या नाइट पोस्ट ऑफिस, इसमें विदाउट लेट फीस जो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के जो पैकेट है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ए और डी जो है, सी है, वो दोनों सही है। ठीक है, ओवरसीज ऑर्डर आर एग्जीक्यूटेड एट द इंडियन फिलैटेलिक ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ। बॉम्बे जीपीओ, अगर इंटरनेशनल कोई ऑर्डर आता है फिलैटेलिक से रिलेटेड तो बॉम्बे जीपीओ उसको फुलफिल करता है। और स्टैंप को कहाँ लगाना चाहिए? स्टैंप को लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर, सॉरी राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन। अभी हम करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा बॉड मास प्रिंसिपल दोस्तों काम कर रहा है। चलिए, बॉड मास का प्रिंसिपल है BODMAS। ये सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में एक प्लस का निशान है, एक माइनस का है, लेकिन पहले हम एडिशन, क्योंकि आता है ए आता है, तो पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। 8 और 4 12, 12 माइनस 3 गुना, यहाँ तो एक ही निशान है, 17 से 12 निकाले 5 गुना 10 माइनस 89। 12 से 3 निकालेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 8 4 12, 12 से 3 9, 9 गुना 5 गुना 10 माइनस 89। 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 45 को 10 से गुना करेंगे 450, 450 से हम 89 निकालेंगे, 10 में से 9 निकालेंगे 1, 4 14 में से 8 निकालेंगे 6,
और 361 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें है कि किसी गांव की पॉपुलेशन 10,000 है। पहले साल उस गांव की पॉपुलेशन 10% बढ़ जाती है, दूसरे साल 15% बढ़ जाती है, और तीसरे साल 30% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3 साल बाद गांव की कितनी पॉपुलेशन होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 10,000, उसमें पहले साल कितना इजाफा हुआ, 10%। तो 10,000 तो वही था, और इसका 10% कितना होगा, 1,000। तो ये कितना बन गया, 11,000। ठीक है, 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 11,000। फिर इसमें कितना इजाफा हुआ, फिर इसमें इजाफा हुआ 15%। ठीक है, तो 11,000 तो पहले ही था, 11,000 का 15% कितना होगा, इसका 10% होगा 1,100, और बाकी का 5% होगा 550। तो तीनों को जोड़ देंगे तो इसका बन जाएगा 12,650 बन जाएगा 2 साल के बाद जो गांव की पॉपुलेशन होगी। अभी 12,650, तीसरे साल में कितना इजाफा हुआ, 30%। ठीक है, अब इसका 30% आपने कैसे निकालना है, वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है कि 10% इसका है, ऐसे निकाल सकते हैं। मैं ऐसे भी बता देता हूँ, 12,650 इसके 100 टुकड़े करेंगे तो 1% आ जाएगा। क्योंकि 30% निकालना है तो 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो इधर से कट जाएंगी, 1265 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ, 5×3=15, एक हांसल, 6×3=18, एक 19, एक हांसल, 3×2=6, एक 7, और 3 3795। ठीक है, तो 12,650 तो पहले ही था, और 3795 और बढ़ जाएगी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5, 9×5=14, एक हांसल, 7×7=14, एक हांसल, 3×3=6, और एक 16,445। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही आंसर है। इवेल्युएट, पहले तो हमने 26% 450 का निकालना है, फिर 45% 260 का निकालना है, और फिर दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, पहले इसका निकालते हैं 26% 45 का। अ, इसको मैं आपको शॉर्टकट में निकालना बता देता हूँ कि 450 क्या है कि 100% है, इसका हमने कितना निकालना है, 26%। तो पहले इसको 1% इसका निकाल लेते हैं। 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1% निकल जाएगा। हमने कितने परसेंट निकालना है, हमने 26%, तो 26 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 0 इधर कट जाएगी, ये इधर कट जाएगा 5 से, 9 2 2 इधर कट जाएगा 13 से, तो 13 को 9 से गुना करेंगे 117। तो इसका आंसर कितना आ गया, 117। ठीक है, ऐसे ही हम 260 का 45% निकालेंगे। 260 के पहले 100 टुकड़े करेंगे तो 1% आ जाएगा। हमें 45% चाहिए तो हम 45 से गुना कर देंगे, 1 0 यहाँ काटेंगे, 5 से इधर भाग देंगे तो 9 और 2, 2 को 26 से 13, 13 9, इसका भी कितना आंसर आ जाएगा, 117। और 117 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 234। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि किसी बुक को 570 रुपये की राशि पर बेचने पर जो दुकानदार है उसको 5% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अगर वो दुकानदार
उसको बेचकर 10% का मुनाफा कमाना चाहता हो तो उसको वो किताब कितने की बेचनी पड़ेगी। तो 570 रुपए की जब उस दुकानदार ने वो किताब बेची तो इसको कितना लॉस हुआ, 5%। इसका मतलब जो 570 है दोस्तों वो 95% है। ठीक है, दुकानदार ने वो बुक 100% की खरीदी थी। ठीक है, और 5% के लॉस पर 95% की बेच दी। तो इसके हम 95 से भाग करेंगे तो 1% आ जाएगा। ठीक है, और वो अभी कितने का फायदा चाहता है, 10% का। ठीक है, तो 100% की तो वो खुद लेकर आया था और उसमें 10% जोड़ दो तो 110 हो जाएगा और 110 से हम गुना कर देंगे। अभी इसको भाग देंगे 5 से, जहाँ पर 19 आ जाएगा, 20 21 जहाँ पर 22 आ जाएगा, 19 38 30 आ जाएगा, और 30 को 22 से गुना करोगे तो आ जाएगा 660। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर दुकानदार 660 की वो किताब बेचेगा तो उसको 10% का मुनाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि किसी पर्सन ने 240 रुपए के जो है जो शूज है उनको खरीदा। अभी वो उनको बेचना चाहता है 20% लॉस पर। ठीक है, 240 रुपए का उसने वो पेयर खरीदा, इसके 100 टुकड़े करेंगे तो 1% आ जाएगा। अभी वो 20% लॉस पर बेचना चाहता है, इसका मतलब वो 80% तक उसको बेचना चाहता है। तो इसको 80 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको 20 से काट देंगे, 4/5, और 5 को इससे काट देंगे, 4 48, 48 को 4 से गुना करेंगे 192। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा कि 16 साल में जो रकम है वो दुगनी हो जाए, दो गुनी हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी मैं ये मानता हूं कि उसने 100 रुपये ही इन्वेस्ट किए थे और 100 रुपये ही उसको ब्याज मिल गया। ठीक है, तो उसका पैसा कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। 100 रुपये ही उसने जमा कराए थे, 100 रुपये ही उसको ब्याज मिल गया, और समा जो है जहाँ पर 16 साल दिया हुआ ही है। हम सिंपल वैल्यूज को पुट करेंगे, ये इस तरह से बनेगा, 100 इज इक्वल टू 100 गुना आर गुना 16/100। ये 100 इस 100 से कट जाएगा। आर निकालने के लिए 16 को 100 से भाग दे देंगे, तो आर क्या आएगा, 100/16, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 6 और 4/16 या 1/4, इतना ब्याज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कि 7 और 33 के बीच वो सभी नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं उनका हमने एवरेज फाइंड करना है। तो 7 और 33 के बीच कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड है, एक तो है 10, एक है 15, एक है 20, एक है 25 और एक है 30। 7 और 33 के बीच यही नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। इनका अगर हमने एवरेज ढूंढना है तो सभी पहले तो इन सभी जो नंबर है इनको जोड़ देना है, और जितने नंबर है 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड कर देना है। अब इनको जोड़ लेते हैं पहले, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, तो कितना आ जाएगा, 100/5। तो आंसर हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला है कि कोई पर्सन ए है जो किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर लेता है। कोई पर्सन बी है जो उसी काम को, ऐसे लिखते हैं अगर इसमें लिखना है, उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेता है। पहले सिर्फ हमें इतना ही बताया है जहाँ तक। उसके बाद क्या है कि बी जो है वो 5 दिन के लिए काम करता है और फिर वो छोड़कर चला जाता है, और बाकी का काम जो ए है वो कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। अभी अगर आप इस यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो बी सारा काम कितने दिनों में खत्म करता है? 10 दिनों में। तो 5 दिनों में उसने कितना काम खत्म किया होगा? आधा काम खत्म कर लिया होगा ना, और आधा काम बाकी होगा, आधा काम ही बाकी होगा। अभी ए जो है वो पूरा जो काम है 15 दिन में खत्म करता है, तो आधा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? 7.5 दिनों में। ठीक है, तो सिंपल है 7.5 दिन। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सॉल्व भी कर सकते हैं, वो उसके लिए अलग मेथड होता है, लेकिन मैंने आपको वर्बली ही समझा दिया कि ऐसे भी इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जा सकता है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक पेड़ को 120 सेकंड में क्रॉस कर देती है। इससे हमें ट्रेन की स्पीड पता चलेगी। तो स्पीड क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस, जो कि वो ट्रेन की अपनी जो लेंथ है वो डिस्टेंस है 1200, और 120 सेकंड में उसने उस पेड़ को पार कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो जो स्पीड आई है वो आई है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि 700 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अभी 1200 मीटर जो लेंथ है वो ट्रेन की अपनी है, 700 मीटर प्लेटफॉर्म की ऐड हो जाती है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाती है? 1900 मीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 190 सेकंड लगेंगे ट्रेन को 700 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में। इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टाइम पूछा था ना कि कितने समय में, तो इससे क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 1900 क्या थी? डिस्टेंस थी हमने निकाली, जो 10 क्या थी? जो स्पीड थी जो हमने यहाँ पर निकाली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कि अगर 25 पेन की जो कीमत है वो 105 है तो 19 पेन की कीमत बताइए। अभी 105 कितने पेन की कीमत है? 25 की, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो एक पेन की कीमत आ जाएगी, और हमें कितने पेन्स की कीमत निकालनी है? 19 पेन की कीमत निकालनी है। 5 से डिवाइड करेंगे 21/5, 19 को 21 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, जहाँ पर गुना कर लेते हैं, 19 21 19 38 9 9 3 399। तो क्या आ जाएगा? 399, नीचे था 5, 399 को 5 से भाग देंगे, यहाँ पर ही दे देते हैं 7 35 4 9 9। आगे 79 आएगा, देखते हैं किस ऑप्शन में। जो लास्ट वाले ऑप्शन में 79.80 आ रहा है, यही जो हमारा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अभी जीके के क्वेश्चन देखते हैं कि इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर, कि जो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो किस नदी पर है? वो है पेरियार नदी। ये नदी साउथ में फ्लो करती है। ठीक है, तुंगभद्रा भी वैसे साउथ में है, कृष्णा भी साउथ में है, सभी साउथ वाली नदी सी है। तो ऐसे वो डैम्स के बारे में पूछ सकता है।
दूसरा है भी कौन सा आइलैंड है, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो बे ऑफ बंगाल में है हमारा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप किस में है, लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, ठीक है, अरब सागर में। किस रिवर को बिहार सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, तो वो बोला जाता है कोसी रिवर को, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है जिसमें बिहार का बहुत नुकसान होता है। द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैन ऑफ, इसका नाम है, इसका जो आंसर है वो है काका कालेकर। ये काफ़ी काफ़ी वेग क्वेश्चन है, बहुत चांस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आई थिंक ये तो यूपीएससी वालों के लिए भी एक तरह का टफ क्वेश्चन होगा, इसीलिए जीके को पूरी तरह से कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 45 की जो प्रिएम्बल है उसको कितनी बार अमेंड किया जा चुका है, अमेंड का मतलब है उसको कितनी बार बदला जा चुका है, तो दोस्तों एक बार ही बदला है, वो भी 1976 में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट थी वो, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें दो वर्ड, एक सेकुलर एक सोशलिस्ट, ये अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। ये इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 46 कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो पहली भारतीय महिला जिन्होंने मैन बुकर प्राइज को जीता, वो कौन है, तो वो है अरु अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर सी। ये करंट के क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल, इंडियन मिसाइल के पिता किसको बोला जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, जो सूरज कुंड है, जो सूरज कुंड है वो कहाँ पर है, वो हरियाणा में है। पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, जो एक रिजर्वायर है। और दूसरा जो हेमिस गोम्पा है, जो हेमिस गोम्पा ये कहाँ पर है, तो जो हेमिस गोम्पा कर्नाटका में नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हेमिस गोम्पा है लद्दाख में। ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अम्बुबासी, अम्बुबासी एक हिंदू मेला होता है असम में, ठीक है। वहाँ एक टेम्पल है, अ, काली माता का टेम्पल है, वहाँ पर होता है। तो वेस्ट बंगाल इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर है। तो कांग्रेस ने कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया था, तो वो है दोस्तों लाहौर सेशन में पास किया था। इटर्नल इंडिया नाम की बुक किन्होंने लिखी है, इटर्नल इंडिया की नाम की बुक इंदिरा गांधी जी ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो ये राजस्थान सर्कल का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था जीडीएस टू एमटीएस हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ लगा होगा। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।